हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मूल कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। इस वर्ड का ओरिजिन 19th सेंचुरी में हुआ था। दिस इज अ ग्रीक वर्ड। स्टोइचियन मीन्स होता है एलिमेंट एंड मैट्री मीन्स मीनिंग, यानी कि किसी भी एलिमेंट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। तो इसकी डिफाइन है, इट इस्टेब्लिश द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन reactant and product in a balanced chemical equation, typically a ratio of whole integers. Means क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मैंने कहा सपोज करो मेरे पास 5 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है। तो बताओ अमोनिया कितना बन सकता है, या हम हाइड्रोजन कितना यूज करेंगे। यानी किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम इनके बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को निकाल सकते हैं। और इसमें उसका ये मानना है कि इसमें जितने भी इंटीजर्स यूज होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूज होंगे, जनरली उनका रेशियो होल इंटीजर्स में आता है। यानी उनका रेशियो हम आराम से रेशियो के बेस पे हम उसे कर सकते हैं। This is the main concept of this topic. तो what is the required condition? Required condition क्या है? पहला, we must know the equation. Equation हमें पता होनी चाहिए। मैंने कहा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया बना रहा है, तो मुझे इनकी रिएक्शंस का पता होना चाहिए। N2 plus O2 gives NH3, and second one is equation must be balanced. ये सबसे मेन है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो देयर आर 2 रिक्वायर्ड कंडीशन। फर्स्ट, वी नो द अबाउट द इक्वेशन, इक्वेशन है क्या, and second is equation must be balanced. equation बैलेंस होनी चाहिए। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। what is the main point of this concept? First one is, if one reactant has a known quantity, then we can calculate the quantity of other रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मीन्स अगर हमें एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी का पता है तो हम उसकी हेल्प से दूसरे रिएक्टेंट की क्वांटिटी का पता कर सकते हैं या प्रोडक्ट की क्वांटिटी का पता कर सकते हैं। यानी कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ये सपोज आप मार्केट में गए और आपने पता किया कि 1 पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कि आपको पता चल गया एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़। अगर आपके पास 100 रुपीज़ होंगे तो कितने पेन आएंगे, या आपने 10 पेन लेने हैं तो कितना कॉस्ट होगा। इससे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू नो द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो इसको हम क्वांटिटी के बेस पे आपने क्या किया है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया क्वांटिटी के बेस पे। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। सेकंड इज, जनरली दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जनरली ये सारे लॉस को फॉलो करता है। इट फॉलो द ऑल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जनरली लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये हर एक लॉ को फॉलो करता है। लेकिन सबसे मेन कौन सा इसमें से,
दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर हमने 5 ग्राम नाइट्रोजन यूज किया है तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा, या हमने हाइड्रोजन कितना यूज किया। 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज किया है तो बताओ ऑक्सीजन कितना लिया हमने और वाटर कितना फॉर्म्ड होगा। यानी दिस कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। जैसे 12 ग्राम हमने कार्बन यूज किया है तो बताओ CO2 कितना बनेगा, या ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, कितना इसके साथ हमें और जरूरत है। अगर आप लैब में बना रहे हो और आपके पास 5 ग्राम कार्बन है तो कितनी CO2 आप बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमने 5 मोल हाइड्रोजन यूज किया है तो कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, कितने मोल वाटर फॉर्म्ड होंगे। ऐसी 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हमने यूज किया है तो वॉल्यूम बताओ नाइट्रोजन का एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। इस तरीके से हम किसी भी चीज का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करेंगे तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। What is the main things या main characteristics of balanced chemical equation? तो next topic is main characteristics of balanced chemical equation. इसकी main characteristics क्या है? First, it contain an equal number of atoms and each element on both side of equation. यानी कि जो एटम्स होंगे वो दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैंने कार्बन के 5 एटम यहाँ लिखे हैं रिएक्टेंट में तो 5 ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए, यानी सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकेंड इज इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना रिएक्टेंट हम यूज करेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट, लाइक गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। इसको हम एनक्लोज्ड करेंगे, इंक्लूडेड इन ब्रैकेट, हमें उसे शो करना पड़ेगा ब्रैकेट में। नेक्स्ट वन इज ऑल रिएजेंट शुड बी रिटन इन देयर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रिएजेंट हम यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज होने चाहिए। इसमें ध्यान रखना जितनी भी गैसेस होंगी हमारे पास इन जनरल दे आर प्रेजेंट इन डाई एटोमिक फॉर्म। लाइक ऑक्सीजन लिखा मैंने तो मीन्स O2, नाइट्रोजन लिखा मीन्स N2, क्लोरीन लिखा मीन्स Cl2, फ्लोरीन लिखा मीन्स F2, हाइड्रोजन मीन्स H2। ध्यान रखना जनरली जितनी भी गैस होती है वो डाई एटोमिक फॉर्म में लिखी जाती है। तो ऑक्सीजन का मतलब O मत समझना, दैट इज O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म, but in case of metal it exists in monoatomic form। जैसे Na, तो इसको हम Na ही लिखेंगे। सोडियम मीन्स Na, मैग्नीशियम मीन्स Mg, एल्यूमिनियम मीन्स Al, एसेट्रा। तो इन जनरल केस में मेटल प्रेजेंट इन मोनोएटोमिक फॉर्म एंड गैस एग्जिस्ट इन डाईएटोमिक फॉर्म। इसके अलावा अगर हम फॉस्फोरस लिखेंगे तो P4, सल्फर लिखेंगे तो S8। तो इन सिंपल वे में दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। एंड लास्ट एंड मेन थिंग इज कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट गिव द रिलेटिव रेशियो ऑफ ईच रिएजेंट। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट जो आगे लिखा होगा, किसी भी
एलिमेंट के जो आगे डिजिट में लिखा है दैट इज इट्स कोफिशिएंट। जैसे कोफिशिएंट ऑफ ए इज 3, कोफिशिएंट ऑफ बी इज 4, कोफिशिएंट ऑफ सी इज 2 and coefficient of D is 8. So this is called stoichiometric coefficient. So there are 4 ways to represent or to establish the quantity between reactant and product. So there are 4 ways. First one is mass analysis. अगर एक की क्वांटिटी मास है और हमने दूसरे की क्वांटिटी मास में ही निकालनी है तो दैट इज कॉल्ड मास एनालिसिस। सेकेंड वन इज मास वॉल्यूम एनालिसिस, यानी कि एक की क्वांटिटी मास में है और हमें वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। थर्ड वन इज मोल एनालिसिस, यानी एक की क्वांटिटी मोल में है और दूसरे की क्वांटिटी मोल में ही कैलकुलेट करनी है। एंड फोर्थ वन इज वॉल्यूम एनालिसिस, मीन्स एक की क्वांटिटी वॉल्यूम में है और हमें वॉल्यूम में ही कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं इसे। तो फर्स्ट वन इज मास एनालिसिस, यानी मास ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन, मास ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन एंड वी कैन कैलकुलेट द mass of other reactant or product. Example के लिए नाइट्रोजन react with hydrogen to form ammonia and the weight of nitrogen is 100 gram. तो calculate the weight of hydrogen used and ammonia formed. अब हमें इसके मास को कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे हम? तो इसमें थोड़ा हम स्टेप वाइज चलते हैं पहले, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। तो स्टेप वन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑल कंपाउंड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसमें जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। जैसे नाइट्रोजन 14 होता है, 2 है तो 14 इंटू 2 मीन्स 28। हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 इंटू 2 मीन्स 2। थर्ड इज अमोनिया NH3, N मीन्स 14 और हाइड्रोजन के 3 हैं तो 3 इंटू 1 मीन्स 17, 14 प्लस 3 17। Second one is putting this value in balanced chemical equation and multiply by its coefficient. आपने इसे वैल्यू को इक्वेशन में रखनी है। जैसे 1 इंटू 28, कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया इज 2 multiply by 17. Second step is that. Third step है convert it into mass ratio form. अब हमने इसे मास के रेशियो फॉर्म में इस्टेब्लिश करना है। जैसे नाइट्रोजन ओवरऑल 28, हाइड्रोजन ओवरऑल 6 एंड अमोनिया का ओवरऑल 34। तो दिस इज द रेशियो ऑफ 28:6:34। अब क्वेश्चन में वेट ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन दैट इज 100 ग्राम। कैलकुलेट हाइड्रोजन, देन वी कोरिलेट नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन 28 एंड हाइड्रोजन इज 6। The weight of nitrogen given is 100, तो यहाँ पे लिखेंगे हम weight of nitrogen और ये होगा weight of hydrogen। तो in denominator weight of nitrogen and here is weight of hydrogen। तो let the weight of hydrogen is x, be x। तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमने लिखा 28/100
इज इक्वल टू 6/x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 6 × 100/28 इज इक्वल टू 21.43 ग्राम। Same thing is that with nitrogen and ammonia. The molar mass of nitrogen is 28 and molecular weight of ammonia is 34. Overall is that, na? Then the weight of nitrogen, ये डिनोमिनेटर में हमेशा वेट लिखेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ अमोनिया NH3, और ऊपर लिखेंगे हम मोलर मास को, ओवरऑल मोलर मास। तो 28/100 इज इक्वल टू 34/x। तो x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू 34 × 100/28 इज इक्वल टू 121.43 ग्राम। Through this way, we can calculate the mass relationship. तो आपको अब कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ये 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इफ 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। अभी आपको इक्वेशन दे रहा हूं मैं, इसके बाद मिलेगी नहीं। 2H2 plus O2 gives 2H2, ये बैलेंस्ड है। एंड सेकेंड वन इज कैलकुलेट मास ऑफ O2 एंड CO2 इफ 100 ग्राम ऑफ कार्बन इज यूज्ड। रिएक्शन इज C plus O2 gives CO2. Then the second concept is mass volume analysis. मास वॉल्यूम एनालिसिस, यानी कि मास गिवन होगा और हमें वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है। इफ मास ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन एंड वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। Or we can say that volume of one reactant is given and we can calculate the mass of other reactant or product. हमें मास कैलकुलेट करना पड़ेगा और वॉल्यूम गिवन होगा, या वॉल्यूम गिवन होगा, मास गिवन होगा और वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एक चेंज आएगा बस, बाकी सब कुछ सेम है जैसा आपने पहले किया हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम फिर सेम एग्जाम्पल। N2 plus 3H2 gives 2NH3 and question is that 100 gram of nitrogen is used. Calculate the volume of hydrogen and ammonia at STP. Means at STP we can calculate the volume of hydrogen and ammonia. So what is the only one change is there, and the change is one volume of any gas occupy 22.4 liter at STP. ये फिक्स है वैल्यू। अब इसे हमने कहाँ रखना है, इक्वेशन में अप्लाई कर दो। इक्वेशन में क्या होगा, N2 जिसका मास दिया उसे हमने मास में लिखना है, दिस इज मोलर मास। 28 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हमें हाइड्रोजन और अमोनिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 3 मोल में 3 into 22.4 लीटर एंड द सेम थिंग इज दैट 1 मोल में 22.4 लीटर एंड 2 मोल में 2 into 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। जिसको मास में दिया उसका मोलर मास,
जिसका वॉल्यूम में दिया है उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। अब इसे कंपेयर कर दो, इसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन में पता है 28 मोलर मास और 100 मीन्स वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 3 into 22.4 लीटर। और ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिखना है बस, और यहाँ वॉल्यूम लिखा जाएगा, दैट इज 3 into 22.4 लीटर। अब x की वैल्यू निकाल लो, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 28/100 इज इक्वल टू 3 into 22.4 अपॉन x। x इज इक्वल टू 3 into 22.4 into 100 अपॉन 28 इज इक्वल टू 240 लीटर। And the same concept is applied for ammonia, 28/100 रेशियो, क्योंकि अमोनिया का 2 वॉल्यूम है तो 2 into 22.4 लीटर अपॉन x। x is volume of ammonia and 100 is weight of nitrogen, और ये मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इन इक्वेशन। तो इसे कोरिलेट कर दिया हमने, इक्वल कर दिया। 28/100 इज इक्वल टू 2 into 22.4 लीटर अपॉन x। x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कर दिया हमने, 2 into 22.4 into 100 अपॉन 28 इज इक्वल टू 160 लीटर। अब based on this concept you will calculate this question, and the question is KClO3 gives KCl plus O2. This is not balanced. First of all you have to balance the chemical equation, and the equation is 367.5 gram of KClO3 is heated to form KCl and O2. Calculate the volume of KCl and O2. इसका वॉल्यूम आपने बताना है, and K is equal to 39, Cl is equal to 35.5 and oxygen is equal to 16. अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं, दैट इज मोल एनालिसिस। मोल में क्या होगा, आपको जो मोल ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन, किसी एक रिएक्टेंट का आपको मोल गिवन होगा, उसके बेस पे आपको और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स मोल। अगर जितना भी उसका कोफिशिएंट लिखा है आप उसको उसका मोल एज्यूम करेंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, जैसे 2a plus 3b gives 2c plus 8d। तो यहाँ पे 2 is the coefficient of a, तो it means 2 mole of a। b है जो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, 3 is the coefficient of b, means 3 mole of b। Same thing is that 2c means 2 mole of c and 8d means 8 mole of d। तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्वेश्चन आ गया, सपोज 2a plus 3b gives 8c। If 5 mole of A is reacted, then calculate the number of moles of B and C. So first of all, we can write the mole-mole ratio.
that is its coefficient ratio 2:3:8, and the mole of A is 5. Then for B, A/B 2/5. 5 means mole of A, which is given, and X means mole of B, which is to be calculated. That is X. Let the mole of B be X. तो फिर सेम है, रेशियो को हम इक्वल कर देंगे. 2/5 रेशियो 3/x इक्वल कर दो फिर इसे. 2/5 इज इक्वल टू 3/x. x इज इक्वल टू 5 into 3/2 इज इक्वल टू 7.5 मोल. And second is for C. For C, तो A और C का रेशियो 2:8. तो अपॉन में करेंगे हम मोल ऑफ A. जो मोल ऑफ A गिवन होगा, और ये X हमने किसे माना है? मोल ऑफ C, जिसे हमने कैलकुलेट करना है. 2/5 रेशियो 8/x, यानी 2/5 इज इक्वल टू 8/x. x इज इक्वल टू 8 into 5/2 इज इक्वल टू 20 मोल. तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं. फर्स्ट वन इज 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with hydrogen to form ammonia. Calculate number of moles of hydrogen and ammonia. So first of all you write the equation, and second balanced it, and third correlate. And second one is 3 mole of hydrogen react with oxygen to form water. Calculate number of moles of oxygen and water. तो there are 2 क्वेश्चन. तो होपफुली आप इसे करोगे. और वॉल्यूम का आपको गैलुसेक लॉ में पहले ही बता दिया है. तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है इज कंप्लीटेड. तो आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. आज इवनिंग में या कल मैं आपको इसके और क्वेश्चंस देता हूँ. थैंक यू.